हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस ई बुक का लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि सभी सजीवों के लिए भोजन कितना आवश्यक होता है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों व जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जो जंतु होते हैं तो वो भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद भोजन का इस्तेमाल वो किस रूप में करते हैं, यानी भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल वो पाचन, श्वसन व उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं में करते हैं। ठीक है। ऊर्जा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप ना कोई काम कर पाएंगे, ठीक है, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप खेल पाएंगे। तो इसीलिए भोजन से हमें क्या मिलती है? अपनी काम करने की, ठीक है, खेलने की, कूदने की, पढ़ने की, लिखने की ऊर्जा मिलती है। तो ठीक है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो खाना हम खाते हैं, वो फसल जो होती है वो खेतों में उगाई जाती है। ठीक है। उसे कौन उगाता है? किसान। ठीक है। तो उसको मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या से सभी लोगों को वो आराम से मिल जाए खाने के लिए, ठीक है, वो खेतों में इजीली उग जाए, ठीक है, उसका तो प्रबंधन होना चाहिए ना। यानी हर चीज़ का प्रबंधन होता है ना, होता है कि वो चीज़ ठीक से हो जाए। तो इस तरह से फसलों का प्रबंधन भी हमें करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम इसी अध्याय में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है कृषि पद्धतियाँ। क्या? कृषि की पद्धतियाँ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, ये कृषि पद्धतियाँ क्या होता है? कृषि पद्धतियाँ क्या होता है, अब हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं क्या है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं व अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यानी कि यहाँ पे इस बॉक्स में, ये येलो बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कृषि का हिस्ट्री बोला गया है, इस कृषि का इतिहास बताया गया है कि किस तरह से कृषि का आगाज़ हुआ। मतलब कि 10,000 साल पहले जो मनुष्य थे वो एक जगह पर टिके रहते नहीं थे, वो तो घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे। इस तरीके से वो भोजन की तलाश में, घर की तलाश में घूमते रहते थे। फिर उन्होंने क्या करा बाद में, ठीक है, और फिर वो क्या करते थे? कच्चे फल, सब्जियां वगैरह खाते थे और जंतुओं को शिकार करते थे। ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में? इन्होंने चावल उगाना शुरू करा, गेहूं उगाना शुरू करा, और इससे क्या हो गया? इससे कृषि का आरंभ हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जब फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और ये ना आपकी क्या बन गई? ये ना आपकी डेफिनेशन भी बन गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं फसल, इसे फसल कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है। एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फसल किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे देंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। शाबाश, आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी सी ज़मीन है, और उस बड़ी सी ज़मीन पे, जैसे कि मैं आपको बता दी कि एक बड़ी सी, ये क्या है? हमारी ज़मीन है, और इस पूरी ज़मीन पे हमने क्या कर रखा है? खेती कर रखी है। किसकी? गेहूं की या चावल की। तो ये बड़े पैमाने पर जो हम फसल को, यानी किसी अनाज को उगाते हैं बड़े पैमाने पर, तो उसको हम फसल कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद
यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत जो है एक बड़ा विशाल देश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ताप यानी गर्मी भी रहती है, वर्षा भी होती है, सर्दी भी पड़ती है, ठीक है, नमी भी रहती है, तो ठीक है। और ये इस और भारत देश कैसा है, एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, यानी कि अगर आप देख लें कश्मीर तो बड़ा ठंडा है, ठीक है। अगर आप देख लें राजस्थान तो बड़ा गर्मी है वहाँ पर। और अगर आप देख लें कि मतलब अलग अलग इलाकों में देख लें आप, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग, ठीक है, मौसम देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को इतनी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि देश में विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं, यानी अलग अलग जगह अलग अलग मौसम, और उन अलग अलग मौसम के हिसाब से वहाँ पे फसलें भी अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस विविधता के बावजूद यहाँ पे क्या दिया हुआ कि इस विविधता के बावजूद, यानी इस अलग इतना अलग अलग है, यानी मौसम भी अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग है, तो इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन्होंने फसलों को कितने वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों में, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं ये दिया हुआ है ना, ये खरीफ फसल और रबी फसल, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं समझा देती हूँ। जो खरीफ फसल है वो क्या होती है, ये जो खरीफ फसल है वो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी बारिश के मौसम में इसको बोया जाता है। और ये कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक। कब से कब तक, जून से सितंबर तक, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और खरीफ फसलें, सारी फसलें उगाई जाती हैं और इसी को हम खरीफ फसल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी रबी फसल की ओर, ठीक है। रबी फसल में क्या होता है, रबी फसल क्या होती है, शीत ऋतु, ठीक है, जो कब से कब तक होती है, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है, सर्दी का मौसम, ठीक है। तो ये फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों में क्या होता है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये फसलें कौन सी होती हैं, ये रबी फसलें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये खरीफ और रबी फसलें समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आधारित फसल पद्धतियाँ, आधारित फसल पत्तियाँ। तो अब बढ़ते हैं आगे। फसल उगाने के लिए किसानों क्या चाहिए होता है, अनेक अनेक क्रियाकलाप वो करते हैं, अनेक अनेक क्रियाकलाप वो अलग अलग औजारों से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक क्रियाकलाप सा दिया हुआ है। खैर, ये क्रियाकलाप या कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं ये इस तरीके से। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है हमारा, मिट्टी तैयार करना, बुआई, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो ये देख कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हो गए, ये 7 आपके स्टेप्स हो गए। यानी खेती किसानी करने में किसान ये 7 स्टेप को अपनाएगा, उसके बाद जाकर ही वो क्या करेगा, इन फसलों को, अपने फसलों को उगाएगा या काम करेगा अपने खेत में। बात समझ में आ गई। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप दिया हुआ है मिट्टी तैयार करने का। तो अब हम मिट्टी तैयार करने के बारे में एक एक जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना स्किप करे देखेंगे और गौर से मेरी बात को सुनेंगे। तो देखिए, फसल उगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी को तैयार करना ही क्या होता है, प्रथम चरण होता है। यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको मिट्टी तैयार करना है। आप मिट्टी कैसे तैयार करते हो, आप मिट्टी को पलटते हो, आप मिट्टी को क्या करते हो, आप मिट्टी को पलटते हो, उसका पोला बनाते हो, ठीक है। तो ये कौन सा चरण होता है आपका, प्रथम चरण होता है। यानी जो ये जो मिट्टी होती है इस तरीके से आप इसे क्या करते हो, उसको उलटते पलटते हो, उसको पोला वोला बनाते हो। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी को पोला करने या उसको उलटने पलटने से क्या होता है, पोली मिट्टी में क्या होती है, गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से क्या कर सकती हैं, वो श्वसन कर सकती हैं। और पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है, पोली मिट्टी में रहने वाले
केंचुओं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यानी जो पोली मिट्टी होती है वो केंचुओं को और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जीव क्या होते हैं, यानी कि जो केंचुआ है, सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, ये किसानों के मित्र होते हैं। किसानों के क्या होते हैं, ये मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज क्या होते हैं, मिट्टी में खनिज होते हैं, जल होती है, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, और क्या होता है, मृत पौधे होते हैं। ठीक है, और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। यानी जो हमारी जो मिट्टी होती है ना, जो हमें दिखती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी मिट्टी है, ये क्या है, आपकी मिट्टी है, और ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी, यानी आपकी मिट्टी हो गई, और इस ऊपरी परत की यानी थोड़ी सी इतनी इतनी 1 सेंटीमीटर की नीचे की जो मिट्टी है, ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा पोषण वाली होती है और यही काम की मिट्टी होती है। और ये क्या करती है, पौधों को क्या करती है, वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है। आपको इतना समझ में आया? इसे उलटने पलटने और पोला करने से क्या मिलता है, पोषक पदार्थ मिलता है। और पोषक पदार्थ क्या होता है, वो मिट्टी, इस मिट्टी के ऊपर आ जाता है, जो क्या होता है, पौधे को मिलता है, और पौधा हमारा वृद्धि अच्छी करता है। शाबाश, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मिट्टी को उलटने पलटने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी, यानी जो मिट्टी थी, ठीक है, जो मिट्टी थी यहाँ पर, उसको जो आपने उल्टा पलटा और इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, जुताई का नाम दे दिया। अब 1 नंबर में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि जुताई किसे कहते हैं। आप यहाँ से याद करके बता सकते हो कि मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यानी जो हल होते हैं, आपने देखा कि जो खेत होते हैं, जो किसान काम करते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, हल होता है। और हल किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, और किससे बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी मिट्टी जो है बहुत सूखी भी है, ठीक है, उसमें बहुत प्रॉपर्टी सी और परतें सी जम गई हैं उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, उस पर थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, आपकी मुलायम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आपकी मिट्टी मुलायम हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक पाटल की सहायता से हम क्या करते हैं, हम इन्हें तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हम इन्हें तोड़ देते हैं। बुआई एवं सिंचाई, ठीक है, के लिए खेत को इस्तेमाल करना क्या है, ज़रूरी है। और ये कार्य क्या करते हैं, पाटल द्वारा करे जाते हैं। यानी जो हमारा ये जो मिट्टी होती है, इसको ये मान लीजिए कोई डेले, कुछ इस तरीके से हमारे जो मिट्टी के डेले हो गए हैं खेत में, तो उसको हमें तोड़ना होगा, क्योंकि हमारी फसल को ख़राब कर सकते हैं, हमारे पौधे को उगने में ये थोड़ा सा रुकावट डाल सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, सेम इन्हें इस तरीके से हम इन्हें सपाट कर देते हैं। आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, फिर क्या होता है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी जब हम जुताई करते हैं ना खेत में, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले से ही खाद डाल देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है, जब इसको मिला रहे होते हैं इस तरीके से, यानी मिट्टी को हम मिला रहे होते हैं, उलट रहे पलट रहे होते हैं, तो खाद जो होती है, हमने खाद जो डाली होती है, वो क्या होता है, मिट्टी में एकदम से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कृषि औजार। आपकी एक नई हेडिंग आ जाती है, क्या है ये, कृषि औजार।
तो यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। जैसे कि कौन से औजारों से हम मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं? हल से, कुदाली से एवं कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये जो है ये औज़ार हमारे कृषि औज़ार होते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा बनाने में आवश्यक होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये आप देखिए, ये पिक्चर दी हुई है, इसे हम कहते हैं हल। ठीक है, ये किसान का औज़ार होता है। इसके बाद यहाँ पे सभी जो किसान के औज़ार हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है हल के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? हल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जो हल होता है, बड़े पुराने समय से ये जो है किसान का एक औज़ार है। और ये किस काम में आता है? ये जुताई के काम में आता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं ना, ठीक है, और क्या करते हैं, खरपतवार हटाते हैं। ठीक है, और मिट्टी को क्या करते हैं, खुरचते हैं। ठीक है, तब ये सारे औज़ार बड़े काम में आते हैं। ये औज़ार जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? वो लकड़ी से बने रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। जैसे मैंने आपको नीचे पिक्चर में दिखाया था ना, जो एक किसान है वो दो बैलों के बीच में उसको रखता है और अपना काम करता है इस तरीके से। फिर क्या होता है कि इसमें लोहे की क्या होती है, मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फाल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मजबूत पत्ती होती है जो किससे बनी होती है, जो लोहे से बनी होती है, इसे हम कहते हैं फाल। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद क्या होता है, हल का जो मुख्य भाग होता है, हल का एक मुख्य भाग होता है लंबी लकड़ी का बना होता है, वो जिसे हम कहते हैं हल शैफ्ट। यानी हल का एक लंबा भाग होता है जिसे हम कहते हैं हल शैफ्ट। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था हल का भी वैसा ही। तो और इसके एक सिरे पे क्या होता है, इसके एक सिरे पे क्या होता है, हैंडल होता है। ठीक है, और दूसरे सिरा क्या होता है, डंडे से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, बैलों की किस पे रखते हैं, गर्दन पे रखते हैं। बात समझ में आ गई आपको? और एक जोड़ी जो होती है बैल और एक आदमी ही सरलता से चला सकता है, जिससे में आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से क्या हो रहे हैं, जो लोहे के हल है वो तेज़ी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। खैर, फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट औजार क्या है, कुदाली। ये कैसा औजार है, आइए सुनते हैं इसके बारे में। तो ये एक सरल औजार है। कैसा औजार है, बड़ा इजी सा औजार है, इसको इस्तेमाल करना भी इजी होगा। ठीक है, जिसका उपयोग कब किया जाता है, जिसका उपयोग हम खरपतवार हटाने में करते हैं। ठीक है, और मिट्टी को पोला बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, इनमें लकड़ी या लोहे की क्या होती है, इसमें लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर क्या होती है, चौड़ी और मुड़ी प्लेट आपकी होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई ना, ये होता है आपका हल। ठीक है, आजकल जैसे पहले ये हल है वैसे। ठीक है, तो ये चीज़, और इसको हम जो किसान होते हैं वो दो बैलों को के ऊपर गर्दन पे रख के इसको चलाते हैं पूरे खेत में। ठीक है, अच्छा, जो हम कुदाली पढ़ रहे थे ना ऊपर, ये रही कुदाली, ये पिक्चर है कुदाली की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि इसमें ना एक ब्लेड सा लगा रहता है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? इसके बाद यहाँ पे एक नया औजार आता है जिसका नाम है कल्टीवेटर। ठीक है, अब ये क्या है, आइए बताते हैं। आजकल जुताई किससे होती है, आजकल जुताई ट्रैक्टरों से होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कल्टीवेटर लगा होता है। ठीक है, इसका उपयोग से क्या होता है, एक तो मेहनत भी कम लगती है, और दूसरा क्या होता है, इससे समय भी कम लगता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये देखिए, इस पिक्चर में ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे एक नया टॉपिक आ जाता है, यानी कि सेकंड स्टेप, जो है क्या, बुआई। ठीक है, देखिए, बुआई से आप समझ ही रहे होंगे, यानी बुआई यानी बीज बोना। ठीक है, तो बुआई जो है
वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, बुआई क्या है? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर मान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं? अगर मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, और इस खेत में आपने मिट्टी पलट ली उलट ली, ठीक है, पोला कर ली, सब कुछ तैयारी कर ली, और आप बीज डालना भूल गए। आपने क्या नहीं डाले? आपने बीज ही नहीं डाले। तो क्या उगेगा? पौधे उगेंगे? फसल उगेगी? नहीं उगेगी। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप खेती करने जा रहे हैं और आपने ऐसे बीज डाल दिए, ठीक है, अपने खेत में इस तरह के बीज डाल दिए जो क्या है, जो साफ़ नहीं है, जो स्वच्छ नहीं है, तो क्या होगा? आपके पौधे भी बीमार उगेंगे और आपकी फसल क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, किसान क्या करते हैं? किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। यानी किसान उन्हीं बीजों को चुनते हैं जो बीज क्या होते हैं? अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं बीजों का चयन। ठीक है, तो बीजों का चयन कैसे करें? कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के या भारी होते हैं, और क्षतिग्रस्त बीज कैसे होते हैं? खोखले हो जाते हैं, और इस कारण वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और जब हल्के होते हैं तो क्या? पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। यानी अगर उस पानी में डालो और जो नीचे बैठ जाए वो सही है, और जो ऊपर आ जाए वो निकाल दो। तो ये हम कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है परंपरागत औजार के बारे में। आप देख रहे हैं परंपरागत औजार। परंपरागत का मतलब होता है पुराने ज़माने से या पुराने समय से चला आ रहा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे औजार के बारे में बात करी गई, यानी परंपरागत औजार मीन्स पुराने ज़माने के औजार। तो देखिए, जो परंपरागत औजार है, हमारे परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। यानी ये आप इस पिक्चर, या आप ना इस पिक्चर को देखो, क्या कर रहे हैं जो किसान हैं? क्या कर रहे हैं? इनके पास क्या है? एक कीप है, और ये आदमी जो है वो क्या कर रहा है? इस कीप के माध्यम से, ठीक है, क्या कर रहा है? बीज को डाल रहा है। और ये बीज कहाँ जा रहे हैं? कीप से इस ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हो गया? ये बीज डालने का या बुआई करने का कैसा तरीका हो गया? परंपरागत हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा औजार है जो पुराने टाइम में किसान इस्तेमाल किया करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल। आजकल बुआई किससे होती है? आजकल बुआई ट्रैक्टर से होती है। ठीक है, और बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। यानी कि आजकल बुआई जो होती है वो सीड ड्रिल के द्वारा होती है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों को ही बचत होती है। यानी कि ये जो आपकी सीड ड्रिल है, ये बड़ा काम की चीज़ है। वैसे देखा जाए तो ये क्या करती है? सबसे पहले तो ये हमारे समय की बचत करती है। ठीक है, समय की, और हमारी मेहनत भी क्या लगती है? इससे कम लगती है। दूसरा क्या होता है कि जो ये ना बीजों की अच्छी से ना वो देखती है कि सही डिस्टेंस में बीज लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इस बात का ख्याल रखती है। यानी बीज, मान लीजिए आपने बीज रखे हैं, ये आपका बीज है, एक बीज यहाँ लगे क्या, फिर इसके इतने फासले से एक बीज यहाँ, फिर इसके इतने फासले से एक बीज यहाँ, यानी बड़े फासले से ये सभी बीजों को डालेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि जो है आपने बीज डाले, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो जब ये बड़े होंगे तो पौधे क्या हैं? एक दूसरे से टकराएंगे, और पौधों को उगने का क्या नहीं मिलेगी? उनको जगह नहीं मिलेगी। पौधे, अगर मान लीजिए अगर आपने क्या करा होता, बीजों को इस दूरी पर लगाया होता, तो जब ये उगते तो इनको पूरी जगह मिल जाती उगने के लिए। तो इसीलिए बीजों में फासला देना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आ गई बात?
तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि जो पौधे घने हो जाते हैं ना, और मतलब फिर आपस में टकराएंगे तो इससे पौधा भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम ये मतलब बीजों में उचित दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर सूर्य को प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, अगर वो घने घने हो जाएंगे आपस में, फिर सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मतलब नुकसान है इसके अंदर। तो हमें अपने बीजों को एक उचित दूरी पर ही बोना चाहिए और मिट्टी को फिर उस पर ढक देना चाहिए, जिससे कि उसको पक्षी वगैरह खा ना लें। फिर यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं खाद और उर्वरक। यानी कि क्या? यानी कि वो पदार्थ जिन्हें हम अपनी मिट्टी को क्या बनाने के लिए डालते हैं? पोषक बनाने के लिए डालते हैं। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्या बनाए रखने के लिए? मिट्टी में पोषक बनाए रखने के लिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। ठीक है, मिट्टी क्या करती है? फसल को खनिज प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाते ही रहते हैं, तो क्या होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ क्या होती है, पोषकों में की कमी हो जाती है। तो उन पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए हम खेतों में क्या डालते हैं? हम खेतों में डालते हैं खाद या उर्वरक। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, जो खाद होती है, ठीक है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है और पौधों या जंतु अपशिष्ट से ये प्राप्त होती है। किसान पादप और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, यानी जो भी सड़ा गला कूड़ा है, जो भी अपशिष्ट है, उसको एक गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद इसको अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, इसका अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और क्या होता है, इसके बाद ये खाद बन जाती है और इसका उपयोग किसान अपने खेतों में करते हैं, जिससे मिट्टी को क्या मिलती है? मिट्टी को इससे पोषण मिलता है। और मिट्टी को पोषण मिलेगा तो आपके पौधों को भी, ठीक है, अच्छी वृद्धि में सहायता मिलेगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है। उसके बाद अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार बताना भूल गई कि जो खाद और उर्वरक होते हैं, और अच्छा, जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? उर्वरक जो होती है वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और खाद जो होती है वो नेचुरल रूप से बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा नया टॉपिक आता है सिंचाई। अच्छा, यहाँ पे देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो सिंचाई वाला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।